हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो है आचार्यों के द्वारा दी गई परिभाषा या उनके द्वारा कौन कौन से काव्य गुण बताए गए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, और ये हिंदी के लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी आदि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है, किस आचार्य की परिभाषा है? परिभाषा है शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम। इसका अर्थ है कि शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है। यह परिभाषा किस आचार्य की है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भामह। यह परिभाषा है भामह की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? आचार्य दंडी ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? ठीक है, आचार्य दंडी के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है काव्य की? तो दंडी के द्वारा क्या कहा गया है काव्य को कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। दंडी ने क्या कहा है कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा है दंडी की। ठीक है, महर्षि दंडी की परिभाषा क्या है? इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी परिभाषा है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा दंडी की। और अगर पूछा है कि इनमें से दंडी की परिभाषा कौन सी है, तो आपको वह बता देनी है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अगला है, देखिए, दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। अर्थात काव्य का अर्थ है कि जिसमें गुण और अलंकार के दोष न पाए जाएं। दोष रहित का मतलब है कि दोष नहीं पाए जाएं, दोष इसमें न हो। तो दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है मम्मट ने। मम्मट के द्वारा कहा गया है कि जो दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थ है वह क्या है? काव्य है। यह परिभाषा है मम्मट की। अगला प्रश्न है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार आपने काव्य की परिभाषा बतानी है। इनके अनुसार है ऑप्शन ए कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। रमणीय अर्थ मतलब कि जो शांति दे या प्रसन्नता दे या फिर जो हमको याद रहे। ठीक है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द समूह ही काव्य है। ऐसा शब्द समूह होना चाहिए जो कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करे, यानी कि अच्छे अर्थ को, जो हमारी कानों को अच्छा लगे या फिर जो हमें याद रहे। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? हृदय की मुक्तावस्था। तो हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस कथन में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था कहलाती है रस दशा। वह कहलाती है रस दशा। उपयुक्त कथन के लेखक कौन हैं? अब आपको यह भी बताना है कि जो ये कथन कहा गया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की यह परिभाषा है। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है? तो काव्य को जीवन की आलोचना कहने वाले विद्वान
उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता? कौन सा आचार्य है जो अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानता? अर्थात कि जो ये आचार्य दिए गए हैं ये काव्य को ये जो हैं अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। कौन? भामह, केशवदास और विश्वनाथ। आपसे पूछा गया है नहीं कौन मानता, तो नहीं मानता है भरत मुनि। अर्थात कि आपका जो आंसर है वह कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि से आत्मा नहीं मानते। इसके अतिरिक्त भामह, केशवदास और विश्वनाथ जो हैं वो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार के संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है? कौन सा आचार्य है जिसने रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है? तो वह आचार्य है भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि हैं जिन्होंने कि रस को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है भरत मुनि ने। फिर क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? वक्रोक्त काव्य जीवितम का मतलब है कि इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है या फिर जीवन माना है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम का जो स्वीकार करने वाला आचार्य हैं वह हैं आचार्य कुंतक। ठीक है, कुंतक का यह कथन है। आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? आनंदवर्धन ने ध्वनि को, ठीक है, आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्रण तत्व माना है? आप तो यह कौन सा है? ध्वनि को उन्होंने काव्य का प्राण तत्व माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक तो इनमें से कौन है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है वामन। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? वामन हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। अगला प्रश्न है कि रीतिरात्मा काव्य से किसने कहा? रीतिरात्मा काव्य से यानी किसने कहा? वामन ने। तो रीतिरात्मा काव्य से किसने कहा? वामन ने। देखिए, वामन ने ही रीति संप्रदाय की स्थापना की है। तो रीतिरात्मा काव्य से रीति को ही काव्य की आत्मा किसने माना है? वामन ने माना है। उन्होंने ही रीति संप्रदाय की स्थापना भी की। तो इसीलिए वही कवि हो सकते हैं जिन्होंने की लेखक हो सकते हैं जिन्होंने की रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, ये किसकी उक्ति है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र? तो यह किसकी उक्ति है? यह है ऑप्शन सी केशव दास की उक्ति कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। उनका कहने का मतलब है कि भूषण का मतलब है आभूषण से। आभूषण के बिना जिस प्रकार स्त्री सुशोभित नहीं होती है उसी प्रकार भूषण यानी कि अलंकार के बिना जो कविता है वह भी सुशोभित नहीं होती है। केशवदास, इसीलिए केशवदास की एक रचना है ना रामचंद्रिका, आपने सुना होगा रामचंद्रिका, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसको क्या कहा गया है? छंदों का अजायब घर है कहा गया है। जो इनकी रचना है क्या? रामचंद्रिका। अगला है आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है औचित्य संप्रदाय। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का प्रतिपादन किया। प्रवर्तक ये हैं। काव्य में काव्य गुण को क्या कहा जाता है? जो काव्य में काव्य का गुण होता है उसे क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं काव्य गुण। तो काव्य में काव्य गुण को कहा जाता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं?
मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं? इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है कि काव्य के कितने गुण माने गए हैं। 2 माने गए हैं, 3 माने गए हैं, 5 माने गए हैं या फिर 18 माने गए हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। काव्य के कितने गुण माने गए हैं? 3। अब देखिए वो 3 गुण कौन कौन से हैं। ये आपके गुण भी आ गए हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? माधुर्य, ओज, औचित्य या फिर प्रसाद, कौन सा नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, औचित्य जो है इसका गुण नहीं है। ठीक है, नहीं में आंसर देना है, इसलिए औचित्य आया है। तो गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। कौन कौन से हैं गुण? माधुर्य, ओज और प्रसाद। कितने गुण पढ़े थे हमने इसके? काव्य के 3 गुण पढ़े थे, और वो 3 गुण कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद हैं। काव्य में कवि समय का अर्थ है। काव्य में कवि समय का अर्थ है कि कवि समाज में परंपरा से मानी हुई बातें और परिपाटियाँ जो हैं वो कवि समय कहती हैं। मतलब कवि समय का मतलब है कवि समाज में। ठीक है, जहाँ कवि कविता करते हैं और उनकी उसमें जो प्रचलन, कविता लिखने का जो प्रचलन होता है, जो विषय को चुनने का प्रचलन होता है, वह कवि समय के अंतर्गत आया। तो कवि समय क्या है कि कवि समाज में जो परंपरा से यानी कि पहले से जो बातें चल रही हैं, जो परिपाटियाँ चल रही हैं, वह कवि समय कहलाता है काव्य में। निम्नलिखित में कल्पना का कौन सा कार्य नहीं है? कल्पना इसमें से कौन सा कार्य नहीं करती है? प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन, बिंब विधान, प्रतीक रचना या फिर रचना। तो कल्पना के लिए राइट आंसर है रचना। मतलब रचना तो आप कल्पना तो करते हो, लेकिन रचना क्या है? रचना आप प्रत्यक्ष रूप से करते हो। ठीक है, कल्पना के तरीके से आप प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन कर सकते हो, बिंब विधान कर सकते हो, प्रतीक रचना कर सकते हो, मतलब कोई प्रतीक दे सकते हो, उसकी जगह पे एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन रचना आपको प्रत्यक्ष मतलब करनी पड़ती है, करके दिखानी पड़ती है। तो इसी के साथ देखिए ये क्लास हमारी, ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी और जो कि आपकी तैयारी के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।